आज हमारे साथ हैं नित्कर्ष मिश्रा, जो कि टीआरएस कॉलेज से एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। कॉलेज की जो व्यवस्था होती है उसमें क्या कमी नजर आती है? रीवा में सबसे जो मेन मुद्दा है यहाँ नशा। आप किसी भी महाविद्यालय में जाएंगे तो वहाँ के 40% जो छात्र हैं वो नशे में लिप्त हैं। क्या कुछ चीजें आपको नजर आई कॉलेज व्यवस्था में, और क्या कमियां नजर आई, क्या खूबियां नजर आई, क्या आपको ऐसा लगा कि इसमें बदलाव होना चाहिए? आप इंदौर शहर जाते हैं, जबलपुर शहर जाते हैं, वहाँ के महाविद्यालयों में एक चीज़ अच्छी है कि जब कोई बच्चा एंट्री करता है कॉलेज के अंदर, उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है, उसका नाम नोट किया जाता है रजिस्टर पे। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी महाविद्यालय में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सुरक्षा कर्मी बैठते ही नहीं बाहर, कॉलेज के बाहर आए दिन विवाद आते हैं सामने। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि अगर शिक्षा बेहतर होगी तो नशे को रोका जा सकता है। मत छोड़ रण लड़ तू, सारथी तेरा माधव है, फाड़ कलेजा दुश्मन का, चहुर से तेरा स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या फर्स्ट का पॉडकास्ट। मेरा नाम विराट है और आज हमारे साथ हैं नित्कर्ष मिश्रा, जो कि टीआरएस कॉलेज से एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि आखिर इनका सफ़र कैसा रहा और एक छोटी उम्र में इन्होंने इस सफलता को कैसे हासिल किया, कैसे इस पद में ये पहुँचे। आपका एक छोटा परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नित्कर्ष मिश्रा है। मैं सिरमौर विधानसभा का रहने वाला हूँ। सिरमौर में एक छोटा सा गाँव है दहना। अच्छा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई स्कूलिंग सिरमौर से की है, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से मैंने की है। मैं 12th तक वहाँ पढ़ा हूँ। मैंने जब रीवा के टीआरएस कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरे कुछ काम ऐसे जो अटके, कई शिक्षक, कई प्रोफेसर्स या कहें कि प्राचार्य के द्वारा मेरे काम अटके। तब मैंने एनएसयूआई से संपर्क किया। मुझे कॉलेज के छात्रों द्वारा, मेरे सीनियर द्वारा ये पता चला कि एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है जो छात्रों की मदद करता है। अच्छा। तो मैंने उनके साथ मैं उनसे मुलाकात की, उन्होंने मेरे काम करवाए। उनके साथ मैं जुड़ गया, धीरे धीरे काम करता गया। मेरा सेकंड ईयर में 2024 सेकंड ईयर में मुझे उन्होंने मेरा कार्य देखकर टीआरएस कॉलेज के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। बात की जाए आपके शिक्षा की, स्कूलिंग की बात करें तो इसके बारे में बताइए, और थोड़ा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बता सकते हैं। मैंने स्कूलिंग जैसा बताया को मैंने सिरमौर से स्कूलिंग की है, सरस्वती शिशु मंदिर सिरमौर से। मैं 12th तक वहाँ पढ़ा हूँ। और एक्चुअल मेरे घर का एक एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, जिसमें मेरे पिताजी और मेरे भाई पैरालाइज्ड हो गए थे। तो पिताजी तो अब ठीक हैं, पर मेरे भाई आज भी पैरालाइज्ड हैं। तो मेरे भैया और मेरी मम्मी जब मैं 6th में था तब वो रीवा के रहने लगे, क्योंकि भैया की फिजियोथेरेपी होनी थी और मैं और पिताजी गाँव में रहा करते थे। उस छोटी सी उम्र से मैं अकेले रहा हूँ, अपने घर के काम किया हूँ, सारी चीज़ें जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। तब से पला बड़ा हूँ वहीं से। फिर यहाँ आया, टीआरएस में एडमिशन लिया मैंने, तो संघर्ष किया बचपन से सर, वही चीज़ अंदर थी। यानी संघर्ष ही जो एक सफलता का सफर है वो तय करती है। आपकी उम्र किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो बिना संघर्ष के आपको कुछ भी हासिल नहीं होना है। आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आप 18 साल के हैं और 18 साल में टीआरएस जैसे कॉलेज का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक बड़े पद में है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आप उसे कैसे निभाते हैं अपनी जिम्मेदारियों को? मैं सर पूरी कोशिश करता हूँ और प्रतिदिन भगवान से यही विनती करता हूँ कि जिस जगह मैं बैठा हूँ, जिस पद में मैं बैठा हूँ, उसकी पूरी गरिमा का निर्वहन कर सकूँ, उसे ईमानदारी से निभा सकूँ। आज छात्र दर दर भटक रहे हैं, कॉलेज की समस्याएं हैं, महाविद्यालय की मेरी समस्याएं हैं। तो जो छात्र मेरे पास आते हैं कि भैया मेरी ये समस्याएं हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे कारण, अगर मेरे द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा अगर कुछ हित होना है तो मैं लड़ता हूँ उनके लिए। अच्छा, बात की जाए एक छात्र नेता की जिम्मेदारियों की, क्या कुछ जिम्मेदारियां होती हैं एक विश्वविद्यालय के स्तर में? अगर हम बात करें, किन चीज़ों का ध्यान दे के उन्हें चलना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? छात्र नेता की एक जिम्मेदारी रहती है कि उसके अंदर कभी अहंकार ना आए कि मैं उस कॉलेज का छात्र नेता हूँ। क्या है कि आजकल जो बच्चे, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, सेकंड ईयर के बच्चे रहते हैं, उनके मन में ये रहता है कि अरे भैया से क्या बात करूँगा जाके, क्या काम करवाएंगे, मतलब थोड़ा सा एक ऑकवर्ड लगता है उनको। तो अगर बहुत घुल मिल के हम रहेंगे उनके साथ, उनको अपना छोटा भाई, अपनी बहन समझेंगे, तो हमारे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक छात्र नेता के साथ में विद्यार्थियों का जो तालमेल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा रहेगा तो हम बेहतर उनके साथ काम कर पाएंगे। छात्र नेता हैं आप,
क्या कॉलेज स्तर में क्या चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं, और बात की जाए जो एक कॉलेज की जो व्यवस्था होती है उसमें क्या कमी नज़र आती है? व्यवस्था तो रीवा में सबसे जो मेन मुद्दा है यहाँ नशा। आप किसी भी महाविद्यालय में जाएंगे तो वहाँ के 40% जो छात्र हैं वो नशे में लिप्त हैं। किसी भी महाविद्यालय में अगर आप जाते हैं वहाँ रैगिंग बराबर हो रही है। तो रीवा में तो यही सबसे बड़ा टास्क है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। मतलब रीवा या फिर एक पूरे हम सतना की? हाँ, लगभग अपने इस क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में आप जानते हैं कोरिक्स नशा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मेडिकल नशा, उसमें रोकने में ध्यान दिया जाना है। उसके लिए हम लोग कई बार कार्यक्रम भी करते हैं नशा मुक्ति अभियान के लिए। आप कितने सालों से कॉलेज में आप अध्यक्ष हैं? कितने सालों से आप कार्य संभाल रहे हैं? लगभग 1 साल 5 महीने हुए मुझे। 1 साल 5 महीने। इस समय के दौरान क्या कुछ चीज़ें आपको नज़र आई कॉलेज व्यवस्था में, और क्या कमियां नज़र आई, क्या खूबियां नज़र आई, क्या आपको ऐसा लगा कि इसमें बदलाव होना चाहिए? बदलाव के तौर पे सर, जैसे कि हमने देखा हर महाविद्यालय, जो आप इंदौर शहर जाते हैं, जबलपुर शहर जाते हैं, वहाँ के महाविद्यालयों में एक चीज़ अच्छी कि जब कोई बच्चा एंट्री करता है कॉलेज के अंदर, उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है, उसका नाम नोट किया जाता है रजिस्टर पे। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी महाविद्यालय में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। कोई सुरक्षा कर्मी बैठते ही नहीं बाहर, कॉलेज के बाहर। आए दिन विवाद आते हैं सामने, आए दिन महाविद्यालय के अंदर रैगिंग होती है, फिर भी जो कॉलेज प्रशासन है वो शांत बैठा रहता है। अगर आप उनके पास जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है तो बोले कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियोस देखे हैं जिसमें महाविद्यालय के अंदर कई ऐसे एक बोल सकते हैं कि असामाजिक तत्व बिना किसी एंट्री के वो कॉलेज के अंदर नशा करते हैं। और क्या उसमें ऐसा कुछ रोकथाम कभी नहीं की गई, या कभी सोचा नहीं गया इस बारे में कॉलेज व्यवस्था के द्वारा? कॉलेज प्रशासन मजे में चल रहा है, उनके पास बराबर पैसा आ रहा है, उनके पास बराबर फंड आ रहा है, तो छात्रों के लिए क्यों ध्यान देंगे? आप रीवा के किसी भी महाविद्यालय में चले जाएंगे, ना कि TRS APS, किसी भी छोटी यूनिवर्सिटी महाविद्यालय में अगर चले जाते हैं तो वहाँ के क्लासेस में 60% क्लासेस में पंखे नहीं हैं, या तो फिर चल नहीं रहे हैं, बेंचेस नहीं हैं, सीट नहीं है, कॉलेज के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, छात्रों पर दबाव बनाकर काम नहीं करवाते हैं। आप यूनिवर्सिटी चले जाओगे, यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे तो कटनी, मैहर, सीधी सिरोही, जगह जगह के छात्र आते हैं, एक हफ्ते लगातार आते हैं, बैठते हैं, उनका काम नहीं होता, वो लौट जाते हैं। आप TRS महाविद्यालय की बात कर लेंगे अगर, तो वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक पैंट और सफेद शर्ट में है तो कॉलेज के अंदर एंट्री पा जाएगा। आई कार्ड से उसका कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ज्यादातर हमारे विंध्य के जो युवा हैं वो जैसा कि आपने बताया भी कि नशे की चपेट में है, नशे की ओर आगे बढ़ रहे हैं और रैलियों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो इस चीज में आप क्या टिप्पणी करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरेक्स रीवा शहर की, व्यक्तिगत विंध्य में अगर रीवा शहर की बात कीजिए, रीवा और सतना में, ये बहुत बड़ा टास्क है शासन प्रशासन के लिए कि इसको कैसे खत्म किया जाए। एक मच्छर की जैसी बीमारी बन गई है, एक मरते हैं 10 पैदा होते हैं। तो कोरेक्स को खत्म कर पाना बहुत बड़ा टास्क है रीवा के लिए। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बिना शासन प्रशासन के संरक्षण के कोई चीज शहर के अंदर आ नहीं सकती है। भाई ऐसा कई बार केस आप देखते हैं कि मिर्जापुर से आ रहा है, इलाहाबाद से आ रहा है, तो वो तो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। यूपी से MP लाया जा रहा है तो बॉर्डर तो पड़ता होगा बीच में, कैसे आते हैं बिना चेकिंग के वो वाहन? अब कहते हैं बेरोजगारी है, वो तो पता है, आपको सबको पता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। 100 में से 20 बच्चों को ही नौकरी मिल पा रही, बाकी 80 बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो रोजगार अपना स्वरोजगार कर सकें, तो वो फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं और फिर नशे की चपेट में आ जाते हैं। पहले थोड़ा करेंगे, फिर थोड़ा करेंगे, फिर उनकी धीरे धीरे आदत बन जाती है। और एक वक्त ऐसा उनके साथ बुरा वक्त आता है, बिना नशे को जीवित नहीं रह सकते हैं। नशा करेंगे, घर में जाएंगे, माता पिता से मारपीट करेंगे, चोरी घर में ही चोरी करते हैं वो। तो एक पिता जो किसान है अपनी खून पसीने की कमाई ला के बच्चे को पढ़ाने के लिए लाता है, और बच्चा घर से पैसे चुरा के नशा कर रहा है। NSUI के आप अध्यक्ष हैं कॉलेज स्तर में, आपके साथ कई युवा साथ में रहते होंगे। बात की जाए कॉलेज के युवाओं की, उनके साथ क्या चुनौतियां हैं जीवन में? उनको एक ऐसी एज है, कॉलेज लाइफ एक ऐसी एज होती है जहाँ उनको ये डिसाइड करना होता है कि मुझे आगे करना क्या है। सबसे बड़ी, अगर वहाँ उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये मार्गदर्शन उन्हें कौन देगा? उनके शिक्षक।
तो मैं मानता हूँ अगर शिक्षक उनको कुछ अच्छा सिखाएंगे तो अच्छा बढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे आगे चल के वो। तो शायद ये अपने रीवा सतना के शिक्षकों की ये कमियां हैं, वो छात्रों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आज छात्र नशे में जा रहा है, क्यों जा रहा है? और उसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसके पास इतना शिक्षा होती, उसके पास इतना ज्ञान होता, नशे में जाते ही नहीं हो। यानी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि अगर शिक्षा बेहतर होगी तो नशे को रोका जा सकता है। शिक्षा ही नींव है भैया जी, शिक्षा ही नींव पैदा करती है समझदारी की, संघर्ष की, सारी चीजों की। हमारे विंध्य क्षेत्र के युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देता हूँ भैया कि सब करिए, जीवन में नशे की चपेट में मत आइए। आप पढ़ाई लिखाई में अपने ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का जो उनके सपने हैं, अपने माता पिता के आपके जो सपने हैं उनके बारे में सोचिए। अगर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने तो कलेक्टर बने, वो उस ओर ध्यान दे, ना कि ऐसे 4 लड़के मिल जाते हैं शहर समाज माहौल में, उनके साथ अब बैठोगे, 10 दिन बैठोगे, 20 दिन बैठोगे, फिर धीरे धीरे उनके साथ आप नशा करोगे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनको। पूर्व वार्ता के दौरान आपने बताया था कि आपको कविताएं लिखने का शौक है, तो कोई ऐसी कविता जो आप हमारी जनता को सुनाना चाहें? शांत समुद्र से सीख रहा तू नाविक कुशल नहीं बन पाएगा, जो जीवन से रण हार गया वो योद्धा कैसे कहलाएगा। इस कायरता को त्याग योद्धा, चल उठ अपनी राह बना, बात जीत की तुझ में भी है, इस जग को अपनी बात बता। अरे देख नजारे दुनिया के कि दुनिया कितनी आगे है, मदमोह काम लोभ के पीछे क्यों योद्धा तू भागे है। यह मार्ग कोई कठिन नहीं पर धीरज तेरा डोल गया है, एक कदम तू जीत से पीछे मेरा मन ये बोल रहा। अपमानजनक है तेरा इस रण से पीछे हट जाना, इतिहास तुझे दोहराएगा, धुतकारेगा तुझको तेरा रुक जाना। मत छोड़ रण लड़ तू, सारथी तेरा माधव है, फाड़ कलेजा दुश्मन का चहुर से तेरा स्वागत है। अगर हार गया अंतर मन से तो कैसे योद्धा कहलाएगा, कैसे शिखर को पाएगा, जो जीवन से रण हार गया वो योद्धा कैसे कहलाएगा। इस कविता के साथ मैं युवाओं को एक ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि उनकी ये कविता मैंने नशे के खिलाफ लिखी थी, वो अपनी नशे से कैसे दूरी बनाएं, क्योंकि एक लड़के के अंदर ये झिझक हमेशा रहती है कि मैंने पिताजी की सामने चीज़ों कैसे व्यक्त करूँ, कैसे बताऊँ कि मैं नशे की चपेट में आ गया, मैं मेडिकल सपोर्ट कैसे मांगूँ उनसे। तो उनके लिए एक अच्छी दवाई है प्रेमानंद जी महाराज की जो सत्संग रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की जो सत्संग है इनके लिए एक बहुत अच्छी दवाई है। मैंने खुद उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो बदलाव आते हैं सिर्फ उनके कारण है। जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं आपके जीवन में, प्रेमानंद जी के सत्संग में हर एक चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ के अपने जीवन को एक सुंदर तरीके से जी सकते हैं। आपकी शिक्षा जीवन कैसी होनी चाहिए, आपका आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए, आपका पारिवारिक जीवन कैसा हो जाना चाहिए, आपका सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, वो उनके सत्संगों में भरपूर मिलता है हमको। तो मेरे एक उद्देश्य ये भी है और एक सलाह है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्रेमानंद जी से जुड़िए और उनको फॉलो करिए। एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि युवाओं को आप क्या कुछ पॉजिटिव बताना चाहते हैं? अगर आपके द्वारा कोई पॉजिटिव मैसेज हो जिसे सुनने के बाद उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके, तो ये अंतिम मैसेज मैं आपसे जानना चाहूँगा। बदलाव मेरा खुद का जीवन था भैया। मैं बचपन से बताया ना, मैं 6th से 12th तक घर में अकेले रहा हूँ पिताजी के साथ। मेरे पिताजी बेड रेस्ट पे थे। वो मैं जब 8th में पहुँचा तो वो चलने फिरने लायक हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना काम चालू किया। तब मैं घर का काम भी देखता था 6th से। अपने घर के सारे काम, खाना पीना जो भी होता था, कपड़े धोना, सब मैंने अपने से किया। मेरी माता जी और भैया मेरे यहाँ रहे क्योंकि उनकी फिजियोथेरेपी करवानी आवश्यक थी। मैंने आपको पूर्व में बताया कि वो पैरालाइज्ड हो गए थे एक्सीडेंट के दौरान। तो मेरे पास भी ऐसे कई लोग आए कि घर से पैसे लाओ, ये करो, मतलब कि मुझे बर्बाद करने के लिए। ऐसे कई असामाजिक तत्व रहते हैं समाज के अंदर कि जो बर्बाद करने के लिए आपको लगे रहेंगे कि आप आज 2 दिन आपको नशा करवाएंगे, तीसरे दिन आपसे कहेंगे भाई घर से पैसा ला, मुझे नशा करा। तो चीज़ें मेरे साथ भी, पर मैं 12th तक अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट किया और ठीक ठाक परसेंटेज से पास भी हुआ और आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। अगर ये रास्ता कठिन था भैया, संघर्ष था। अगर वहीं भटक जाते तो आज यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि हमारी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन्हीं से हमें सीखना होता है। तो आज के साक्षात्कार में हमारे साथ जुड़े हुए थे टीआरएस कॉलेज से NSUI के अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा। आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। कई नई चीज़ें हमने जानी, आपसे सीखी, और किस तरीके से कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए और युवाओं को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अक्सर युवा ट्रैक में भटक जाते हैं, तो कैसे खुद में ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से अपने जीवन को, एक युवा को कैसे जीवन को जीना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना। आज के इंटरव्यू में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद भैया।
है।